अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमने जो नावल शुरू किया हुआ है इसका नाम है पीर कामिल। तो शुरू करते हैं एपिसोड 2। असजद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा मगर वो खामोश रही, तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल करके अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मामा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम अज़ कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुटला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। उमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश हमेशा तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई ही गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़गी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मज़ीद खफा हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो, तो मैं इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं करूँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है और कुछ नहीं। तुम जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाजिया मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है उमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिज़नेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट्स हूं, आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट के पोजीशन ट्रेंड ब्लश था या बेरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रेहट दी? इसका लहजा अब भी इतना ही सर्द था। या आपने अनाटोमी डिस्कस करूं? आपसे अवाम अन्नास के जिगर को मुतासिर कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है? दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है? तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हा को कोस रहा था जब इसने अमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। असजद ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा, नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियत नहीं है। उमामा ने कतियत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। उमामा ने इसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है। आप बिजनेसमैन होकर इतनी मैच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं, आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ बोल ना सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेअल्तफाती, बेनियाजी, नाराज़ी समझे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार है। ना मैं कोई हीर हूँ, ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे लिए घुटनों पे
फरीजा सर अंजाम दें। सच यही है कि फ़र्क वाकई ही नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्रों में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार असजद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ। वो इसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधड़ उम्र में चली गई थी और ख़ुद वो एक बार फिर पूरी टेन में आ गया था। वो इसके बिल्कुल मुकाबिल टांग पर टांग रखते असजद के चेहरे पर नजरें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में इसके जवाब की मुंतज़िर थी। असजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके इसके हाथ पे मंगनी की अंगूठी को देखा और खंगार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो सके। असजद, मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ, और यह जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजद का दिन नहीं था, असजद ने एतराफ़ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। अमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर वाजिया था। तुमको मेरी कोई बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? इसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं, यकीनन, इसने तीनों लफ्ज़ों पर बारी बारी ज़ोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने एक गहरा सांस लेकर कहा। उमामा बेतासुर चेहरे के साथ इसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा हसास होता जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज़ब से कह रहा था और यकदम ही इसे एक बार फिर यह एहसास होने लगा जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसकी बात नहीं सुन रही थी। असजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा है। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद अनेक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरानकुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान लेता। अनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, इस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद आवाज़ भी इन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक था तो वो ऐसी किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होता था। अनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगुलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे पर और डिस्पोजेबल प्लेटें, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीज़ें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थी। 100 फुट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लड़क रही थी। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर बराजमान थे। इनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम इनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़ा पर वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो इनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफगान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़ा उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था जिसका असूल इनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। इस लड़के का चेहरा पिंपल्स, महासों से भरा हुआ था और इसके गले में मौजूद एक स्याह
तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात पिरोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल के कॉलर्स वाली एक चिकर्ड डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था, जिसके दोनों टखनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। इसने आंखें खोलकर अपनी दाएं तरफ मौजूदा लड़कों पर एक अचटती नज़र डाली। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर इस सुर्खी के बावजूद वो ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद इसने सीधे होते हुए डबिया में मौजूद बाकी ड्रग कौन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ इसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद इसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पूर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर जुबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी तजस्सुस मगर एहतियात के साथ इसे चखा। दूसरे ही लम्हे इसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होशवा हवास में था। इसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महजूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद इसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के कैन से चंद घोंट लेते हुए ड्रग के जायके को साफ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कौन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इसी तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो पुरसोच अंदाज में इन सबको देखता रहा। इसकी आंखें अब मुतरम हो रही थी, मगर इनमें से मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं था। ये इसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लड़कों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा था। इसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर इसने कारपेट से कीरिंग वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर इसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतरम और सुर्ख आंखों से इसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर इसने जागर्स पहने और इनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेट कर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो अनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। अनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए इसे अपनी नाक से कोई चीज़ बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर इसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। इसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। इसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को अनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। इसकी पूरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। इसने अपने ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पूरों पर लगा हुआ खून साफ किया। इसके बाद इसी रुमाल के साथ इसने अपने नाक से चमकने वाला खून साफ किया। इसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। इसने खंकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। इसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरे सांस लेकर इसने इस घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े इसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियां उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो यकदम ठिठक गया। इसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर यकदम कोई चीज़ पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में इसकी नाक से खून निकलने वाला सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो इसे देखता रहा। गल्फ क्लब में तकरीबन तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सलार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सलार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मज़ीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सलार को मिलने वाली
शील्ड्स फीस की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। इनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सलार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना इनमें से किसी के लिए भी मुमकिन था भी नहीं। फखरिया अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, यह गल्फ में इसकी 13वीं और इस साल की चौथी ट्रॉफी है। हर चीज़ का हिसाब रखते हो तुम। इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शोहर से कहा, जिसकी नज़रें इस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सलार पर मरकूज थी। सिर्फ गल्फ का, और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो अपसेट की तरफ जाते हुए सलार को देख रही थी। आई बेट अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी इस वक्त इसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरिया अंदाज में दावा किया। सलार अब अपनी सीट की अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ़ था। इनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सलार के बारे में ये एक बाप की जज्बाती जुमला नहीं, वो वाकई ही इतना ही गैर मामूली था। इसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गल्फ कोर्स पर 18वें होल पर खेला जाने वाला गल्फ का मैच याद आया। रोज में इत्तफाकन गिर जाने वाली एक बॉल को जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, इसने जुबैर को मुहे हैरत कर दिया। वो पहली बार सलार के साथ गल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18वां होल के खात्मे तक किसी को भी याद नहीं था कि इसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रोज से खेली जाने वाली इस शॉट ने अगर इसे मुहे हैरत किया था तो सलार सिकंदर के पुटर्स ने इसे दम्बा खुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर इसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सलार सिकंदर और इस होल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सलार को देखा। आज सलार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो गल्फ कार्ड पकड़े सलार को देखते हुए बुड़बुड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस्तज़ाइया अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रोज में ना जाती। कैडी ने बड़े मामूल के अंदाज में उन्हें बताया, आज आप पहली बार यहाँ खेल रहे हैं और सलार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। जुबैर ने कुछ खफत के आलम में अपनी बहन के साथ सलार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह। उन्होंने सलार की तरफ से अपने भाई को पुरअतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर TA और DA के साथ कराची बुलवाना चाहता हूं। उन्होंने सलार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सलार मुस्कुराया, किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में इससे हारा हूं, मगर वो अगर किसी से गल्फ का मैच हार गया तो इसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सीरियस, सो लेट्स सेटल दी। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सलार के माथे पर चंद बल नमूदार हुए थे। बच्चा, इसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए इसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। असजद दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, ख़ास बात है? हाँ, मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे, तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद कुछ हुलझा हुआ लगा।
कोई मसला है? अम्मी, मुझे उमामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है, असजद ने काने उचकाते हुए कहा। आज तो वो मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई, पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद, इसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले भी यही समझ रहा था, शायद मुझे वहम होगा, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने बुर्श मेज़ पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। इसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमायनी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं, अब बच्चे तो रहे नहीं हो तुम लोग, तुम मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल इसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम अज़ कम वो तो अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो जाएंगे। शकीला ने इंकशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान से भरा सांस लिया। हो सकता है उमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ, हो सकता है, बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी होनी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का, इसके चेहरे पर बलोगत का वो गहरा रवां नज़र आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और इस रुएं ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में काटन की जुराबें और जागर्स थे। चिंगम चबाते हुए इसकी आंखों में एक अजीब की तरह की बेचैनी और इस्तराब था। वो इस वक्त एक पुरहजूम सड़क के बीचों बीच यक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेज़ी से तकरीबन इसे उड़ा ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रैश अंदाज में मोटरसाइकिल चला रहा था। इसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा ख़तरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। 1 दफ़ा वो जिग-जैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पाँव उठा दिए। फिर यकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस लाइन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जनाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। इसने फुल स्पीड बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज़ पर गिरा। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, इसका ज़हन तारीक हो गया था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नज़रें हमेशा की तरह इनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्वेंसिंग कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्ट्रम पर एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सलार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था।
اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اسے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش خطابات کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ حال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ ہال یکایک تالیوں سے گونج جاتا۔ آدھ گھنٹہ کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا، گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ یک تلکا ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہیں۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو حال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھری۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہے، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹاکر اور ڈاکر کا فرق ہوتا ہے اور گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈاکرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام اور میرا متاثر کن ریکارڈ اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کے کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا اور بولا، ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا، اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اسی نپے تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصہ تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل تھا۔ فیضان کی فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تہمت باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں۔ جواب آیا، کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا، نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کیا گیا، نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا، وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے۔ سنجیدگی سے کہا گیا، اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا، کیا اس حال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ حال میں ہنسی کی آوازیں ابھری۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، اور یہ کام
میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال کیا۔ وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6 اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 267,895 میں سے 952,852 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 9,999 کو تفریق کریں، تو پھر اس میں سے 929292 کو جمع کریں اور اسے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا 6 کے ساتھ ضرب دیں اور پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 492,359 کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 814247 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ برا حال اس لڑکے کی تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ ایریوگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے IQ لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔ امامہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے سعید کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ سعید سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعید کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعید 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعید اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چاچو اور ایک تایا کے گھر میں بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے سعید پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھی اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان میں سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں بھی شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں
वहां आया था और इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली इस गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई ही पहली बार आया था। गली के दोनों तरफ में खुले दरवाजों में बनाव सिंगार किए नीम अरियां कपड़ों में मबलूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, स्याह, गंदमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल व सूरत वाली। गली में हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते इस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा, कितनी बार ये तो पता नहीं, गिनती भी भूल चुका हूँ, अक्सर आता हूँ यहाँ पर। इस लड़के के कदरे फखरिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही, नथिंग स्पेशल अबाउट देम। इसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम अज कम एनवायरनमेंट तो अच्छा हो। इट्स सच अ डर्टी फिल्थी प्लेस। ये तो बहुत गंदी जगह है। इसने गली में मौजूद गड़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? इसने इस बार अपनी भवें उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं। गर्लफ्रेंड इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात पहले लड़के ने काट दी। इसका डांस तो तुम पहले भी दिखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में इससे पूछा। ये तुम आज खुद इससे पूछ लेना, मैं कभी इससे इस तरह के सवालात नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसते, मगर तीसरा इसी तरह चुपती हुई नज़रों से उसे देखता रहा। इनका सफ़र बिल आखिर इस गली के आखिर में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूदा दुकान से तीन लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज़ कर रहा था। फिर इन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गाँव तकिया और चांदनियां बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहला रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। हदड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिंगारती हुई साड़ी सुर्ख कलर में मबलूस थी, जिसका ब्लाउज इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहाँ इसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने वहां बैठते ही मुंह में मौजूद पान इस गुलदान में थूक दिया जो इनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान में होते हुए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी इसके लिए कुछ खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहां बैठ कर मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हाल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गद्दियाँ रखे बैठे थे। इनमें से अक्सरियत सफ़ेद लट्ठे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थी।